नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर कविता के बहाने और बात सीधी थी मगर। ये दोनों एक कविताएं हैं जो लिखी गई हैं कुंवर नारायण जी द्वारा और दोनों ही कविताएं हमारे एक ही चैप्टर से हैं। तो जिसमें हमने अपने लास्ट सेशन में जो हमारी कविता है, पहली कविता कविता के बहाने, उसको हमने यहाँ पर पढ़ा था और साथ ही उसकी सब संपूर्ण व्याख्या और साथ ही उसके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को भी यहाँ पर डिस्कस किया था। तो कविता जो आती है आपके एग्जाम में वो इसी तरह से आती है, यानी कि आपका एक काव्यांश वहां पर दिया जाता है और उस काव्यांश से जुड़े हुए आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं या फिर कई बार काव्यांश का भाव स्पष्ट करना होता है। तो आज हमने यहाँ पर जो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर जो कविता के बहाने हमारा चैप्टर था, उस कविता थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम यहाँ पर अपनी दूसरी कविता बात सीधी थी मगर को पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड उससे जो अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट सेशन में एक बार फिर से हमने यहाँ पर कुंवर नारायण जी के जीवन परिचय को डिस्कस किया था और साथ ही उनकी रचनाओं के विषय में यहाँ पर आपको बताया था और उसके बाद उनकी काव्यगत विशेषताएं और उनकी भाषा शैली। तो ये जो चीजें हैं ये आपको इसलिए पढ़नी होती हैं क्योंकि जब आपको काव्य की विशेषता बतानी होती है, काव्य की विशेषता को आपने देना होता है, तो उस टाइम पे आपको ये सब चीजें बतानी होती है। तो इसीलिए ये आप एक बार जरूर यहाँ से पढ़ लें और साथ ही उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक करके अलग अलग काव्यांश से, जैसे अलग अलग काव्यांश हमने लिया और उस काव्यांश के हमने यहाँ पर पहले हमने सप्रसंग व्याख्या की और उसकी हमने विशेषता बताई, यानी कि क्या है उसमें काव्यगत विशेषताएं, यानी कि भाव क्या है और क्या उसकी विशेषताएं हैं, तो वो हमने क्लियर किया। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रत्येक जो भी हमारा काव्यांश हमने पढ़ा, प्रत्येक काव्यांश से कुछ इस तरह के 4 से 5 प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व किए। तो मैंने यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही वैसे बता दिए थे, क्लियर कर दिए थे, लेकिन आपको होमवर्क में भी दिया था कि आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करके लाएंगे। आप जितना अच्छे से इन काव्यांशों से संबंधित अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नों को जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छे से आपको कविता जो है क्लियर हो जाएगी और आगे आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में नहीं होगी आगे। तो देखिए इस तरह से हमने पूरी की पूरी कविता, लगभग इसमें हमने 3 जो काव्यांश हैं उन तीनों काव्यांशों को हमने यहाँ पर पढ़ा और उसके बाद हमने उसकी व्याख्या, उसकी विषय, उसमें विशेष जो है वो और साथ ही उसके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से हमने पहली कविता जो थी, यानी कि कविता के बहाने जो हमारी कविता थी, उसको कंप्लीट कर लिया था। तो उसमें हमने जो मेन चीज जाना था वो ये था कि कविता की जो उड़ान होती है, कविता की जो उड़ान होती है, यानी कि क्योंकि कविता क्या है, जिस प्रकार बच्चों का जो खेल होता है, बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं है, बच्चों का खेल जो है कहीं पर भी शुरू हो जाता है, कैसे भी शुरू हो जाता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। तो उसी तरह से कविता भी शब्दों का खेल है, कविता भी शब्दों का खेल है और ये भी जो है कहीं पर भी किसी भी टॉपिक पर लिखी जा सकती है। जिस प्रकार कविता, जिस प्रकार बच्चे कोई भी भेदभाव नहीं करते, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते, जाति पाति का भेदभाव नहीं करते, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार जी कविता भी किसी में भी भेद नहीं करती और वो हमेशा से हमेशा तक जो है अपना आनंद, अपना रस लोगों को बरसाती रहती है, लोगों को देती रहती है। तो इस तरह से हमने अपना जो पहली कविता थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हम यहाँ पर दूसरी कविता बात सीधी थी पर को हम यहाँ पर देखिए, रीड तो हमने पाठ्य पुस्तिका से कर लिया था, लेकिन अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे और साथ ही इसके अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई।
बात सीधी थी पर एक बार जरा भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में मैंने उसे उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा। वो कहते हैं कि वो भाषा के चक्कर में, जब बात तो वो सीधी सादी थी, लेकिन अच्छा बनाने के चक्कर में, भाषा के चक्कर में वो थोड़ा सा टेढ़ी फंस गई। और जब मैंने उसे वापस पाने की कोशिश की कि नहीं, मुझे अभी इसे नहीं बताना है, अभी मैंने इसे वापस, जैसे हमने कहा कि प्रत्येक जो एक तरह से जो कील होती है या जो नट होता है उसका एक प्रॉपर सांचा होता है, ठीक है ना। तो जब हम उसको उसके प्रॉपर सांचे में डालेंगे तभी वो प्रॉपर तरीके से कसा जाएगा, प्रॉपर तरीके से वो उसमें बैठेगा। लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती अगर कहीं पर हमने कोई पेंच डाल दिया और उसका वो सटीक खांचा नहीं है, सांचा नहीं है, तो फिर क्या होता है कि कील जो है थोड़ा टेढ़ी फंस जाती है और आप उसको फिर ना तो वापस निकाल पाते हैं और ना ही प्रॉपरली उसको कस पाते हैं। उसको अच्छे से कसने के चक्कर में जब आप उसको जोर जोर से तोड़ मरोड़ कर घुमाने लगते हैं तो क्या होता है, बात और भी। तो यहाँ पर कहा कि जब मैंने, अब सेम चीजें भाषा के साथ हो रही हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि भाषा को अच्छा करने के चक्कर में, सीधा करने के चक्कर में मैंने जब उसे उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, तो की बात या तो बने या फिर भाषा के चक्कर से बाहर आए। बात या तो बने या फिर भाषा के चक्कर से बात बाहर आए। लेकिन बात तो इसके साथ और भी पेचीदा होती चली गई, यानी कि और भी ज्यादा एक तरह से समझने ऐसी हो गई कि जो समझ में ना आ रही हो, और भी ज्यादा कठिन हो गई। अब देखिए, सीधी, सीधी यानी कि सरल, चक्कर यानी कि प्रभाव में आकर, टेढ़ा फंसना यानी कि बुरा फंसना, पेचीदा यानी कि कठिन होना या मुश्किल होना। तो ये प्रसंग है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश। देखिए, जो कवि और कविता का नाम है ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण हैं और इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है, यानी कि भाषा की जो सरलता है, सहजता है, उसकी बात की गई है। और अक्सर बताया गया है कि चमत्कार के चक्कर में, यानी कि भाषा को और ज्यादा अलंकृत करने के चक्कर में, और ज्यादा भाषा को चमत्कार उत्पन्न करने के चक्कर में, भाषा को इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में कई बार जो है क्या हो जाती है, भाषा दुरूह हो जाती है, यानी कि समझ से ही परे हो जाती है, समझ भी नहीं आता है, इस तरह की वो हो जाती है। तो क्या कहते हैं, देखिए, कवि कहते हैं कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहते थे, यानी कि वो तो अपने मन के भावों को, जो उन्होंने शब्दों का खेल लिखा था, शब्दों का खेल जो खेला था, मन के भाव जो थे उसके माध्यम से जिनको उन्होंने लिखा था, तो वो उसको एक सहज भाव से, यानी कि बिल्कुल इजीली, आसानी से, सरल भाषा में वो उसको अभिव्यक्त करना चाहते थे। परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए, समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा। अब उन्होंने देखा कि समाज जो है आजकल सीधा सरल, सीधे और सहज का जमाना तो रहा नहीं कि सीधा सहज तरीके से, सरल तरीके से, सीधे तरीके से कोई भी चीज लोगों को समझ में आ जाए। तो उन्होंने भाषा को, यानी कि समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे और ज्यादा प्रभावी बनाना चाहा, और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहा, और ज्यादा मजेदार बनाना चाहा। परंतु भाषा के चक्कर में, यानी कि भाषा को और ज्यादा चमत्कार उत्पन्न उसमें करने चाहे, लेकिन इस कारण उसकी सहजता, और जो सहजता का भाव था, सरलता का भाव था, वो उसमें नष्ट हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला, यानी कि जो एक मेन, एक लाइन में, एक डिटेल में एक बात जो कहनी थी लाइन में,
उनको मैंने बहुत ज्यादा हेर फेर किया, उनमें उनको मैंने बहुत ज्यादा चेंज किया और फिर उससे उस रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग किया, यानी कि अलग अलग तरह के वाक्यों का प्रयोग किया, अलग अलग तरह के वाक्यांशों का प्रयोग किया, अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग किया और फिर उनको आपस में बदल दिया और उनको उलट पुलट कर दिया। लेकिन कवि कहते हैं कि कवि ने कोशिश की थी कि या तो इस प्रयोग से उसका काम बच जाए या फिर भाषा के उलट फेर के जंजाल से वह मुक्त हो जाए। यानी कि उनका एक तरह से कहना था कि या तो वो इस प्रयोग से अच्छा निकल जाए इससे, या फिर वो भाषा के इस उलट फेर के काम से, इस उलट फेर के जंजाल से बच जाए। परंतु कवि को कहीं पर भी सफलता नहीं मिली, यानी कि ना ही बात सरलता से कही जा सकी और ना ही जो है कवि जो है उससे बाहर निकल पाए। उसकी भाषा के साथ साथ कथ्य और भी जटिल होता गया। अब देखिए, भाषा को सहज बनाने के चक्कर में, भाषा को और भी प्रभावशाली बनाने के चक्कर में, इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में जो मुख्य बात थी, जो भाषा की एक तरह से कथ्य था, जो कहना वो चाह रहे थे, मेन बात जो थी, वो और भी ज्यादा कठिन होता चला गया, और भी ज्यादा टफ होता चला गया। तो देखिए, ये यहाँ पर हमने इसकी व्याख्या करी पहले काव्यांश की। अब देखिए इसमें विशेष क्या है, जरा उसको पढ़ लेते हैं। तो कवि ने जटिलता पर कटाक्ष किया है, भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है, यानी कि कई बार जो है लोग अपनी कविता को, अपनी किसी भी लेख को अच्छा बनाने के लिए उसमें इस तरह के शब्दों का, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि लेख तो इंटरेस्टिंग होता है लेकिन शब्दों के कारण वो समझ में नहीं आता। तो कवि ने जटिलता पर कटाक्ष किया है, सरल और सहज साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, काव्यांश रचना मुक्त छंद में की गई है, टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना, बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग किया है और साथ साथ में अनुरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर है। तो बहुत ही सरल तरीके से हमने अपने पहले काव्यांश के की सप्रसंग व्याख्या की और साथ ही उसके विशेषता को जाना। अब देखिए, यहाँ पर इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे भाषा के चक्कर का तात्पर्य बताइए। तो भाषा के चक्कर का तात्पर्य क्या है कि भाषा को जबरदस्ती अलंकृत करना, भाषा को जबरदस्ती सजाना, यानी कि जहां पर ऐसी नीड नहीं है वहां पर भी भाषा को जबरदस्ती तरीके से सजाना या उसको अलंकृत करना। कवि अपनी बात के बारे में क्या कहते हैं? तो कवि कहते हैं अपनी बात के बारे में कि बात तो मेरी बहुत साधारण थी, बात तो मेरी बहुत ज्यादा सरल थी, साधारण थी, लेकिन वो भाषा के चक्कर में थोड़ा सा टेढ़ी फंस गई, भाषा के चक्कर में थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, उलझ कर रह गई, जटिल बन गई। कवि ने बात को पाने के लिए क्या क्या किया? अब देखिए, बात को वापस पाने के लिए कि यार, कि चलो ये टेढ़ी तो फंस गई है, कि अब अपनी बात को ही मैं वापस रख लूं। तो उन्होंने अपनी बात को वापस रखने के लिए भाषा को बहुत ज्यादा घुमाया फिराया, उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, यानी कि कुछ शब्द, कुछ वाक्य, कुछ वाक्यांशों को उन्होंने आगे पीछे किया, बदला, कुछ को लिखा, कुछ को जोड़ा, कुछ को घटाया। तो इस तरह से बात जो है, फलस्वरूप बात और भी पेचीदा होती चली गई, यानी कि बात और भी ज्यादा फंसती चली गई। कवि ने बात के चक्कर में क्या क्या किया? तो देखिए, फिर से जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बात के चक्कर में भाषा को बहुत ज्यादा घुमाया फिराया, या आप कह सकते हैं जटिल एवं अलंकारी बनाने की कोशिश करने के कारण अपनी सहजता को खो बैठी और वो एक तरह से बहुत सारे घुमाया फिराया, जैसे हमने कहा कि घुमाया फिराया और उसके बाद उल्टा पलटा, ठीक है। और कवि ने असफलता का कारण क्या बताया? अब असफल क्यों हुए कवि अपनी बात को रखने में? क्योंकि उन्होंने भाषा को अच्छा बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए उसमें जटिल और अलंकारिक उसको बनाना चाहा, उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की, लेकिन इन सब चीजों के कारण बात अपनी सहजता को खो बैठी। यानी कि जो बात की सरलता थी, जिस बात को इजीली, सरल शब्दों में, आसान शब्दों में कहा जा सकता था, उस बात ने अपनी सहजता को खो दिया
और वो बात और भी पेचीदा यानी कि कठिन होती चली गई। तो इस तरह से दूसरा जो पहला काव्यांश था उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा, उसकी सप्रसंग व्याख्या, उसके विशेष जो चीजें हैं, उससे रिलेटेड जो प्रश्न है और उत्तर के साथ हमने उसको पढ़ लिया। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, दूसरे काव्यांश को पढ़ेंगे। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कवि कहते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कि जो प्रॉब्लम्स उस टाइम पे आई थी, जब जैसे हमने कहा कि हमें हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में अपने अंदर धैर्य बनाए रखना है, अपने अंदर धैर्य बनाए रखना है। जैसे अगर सुख भी है तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, सब कुछ अपना लुटा दे रहे हैं, तो ऐसा सुख में भी नहीं करना है, उसको भी एक भाव से जीना है, उसको भी एक भाव से स्वीकार करना है। और दुख है तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है, बहुत ज्यादा कष्ट में नहीं आना है, कुछ ऐसी चीजें अपनानी है, कुछ ऐसी चीजें करनी है कि जिससे दुख कम हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, कि उन्होंने किसी भी मुश्किल को धैर्य से नहीं समझा। मैं फ्रेंच खोलने के बजाय उसे, मैं पेच खोलने के बजाय उसे बेहतर करता जा रहा था। वो कहते हैं कि सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, कि आखिर रियल में क्या प्रॉब्लम है, आखिर रियल में क्या प्रॉब्लम है, इसको समझे बिना, और पेज को खोलने के बजाय, पेज को खोलने के बजाय मैं उसे और बेहतर कसता चला गया, मैं उसे और बेहतर कसता चला गया, क्योंकि इस कर्तव्य पर, वो कहते हैं क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। वो कहते हैं क्योंकि इस कर्तव्य पर, जो मैं ये कर्तव्य कर रहा था, इस पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। तो देखिए कुछ कठिन शब्द हैं, जरा इनको पढ़ लेते हैं। मुश्किल, मुश्किल का अर्थ होता है कठिन। धैर्य का अर्थ होता है धीरज। पेंच का अर्थ होता है, जैसे हमने कहा कि ऐसी कील जिसके आधे भाग में चूड़ियां बनी होती है। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है ना, इस तरह से चूड़ियां जो है उस पर बनी रहती हैं, उसको फंसाने के लिए। ठीक है ना, कील को फंसाने के लिए इस तरह से चूड़ियां बनी हुई रहती है। तो यहाँ पर क्या कहा है, जैसे चूड़ियां बनी होती है। उलझन, बेहतर यानी कि बुरी तरह से। कर्तव्य यानी कि कोई चमत्कार। तमाशवन यानी कि दर्शक, तमाशा देखने वाले। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहा तमाशबीनों की शाबाशी, शाबाशी यानी कि प्रशंसा। तो प्रसंग क्या है, प्रस्तुत काव्यांश सेम है आपका। प्रसंग जो है उसमें क्या करना है आपको, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता, कविता के बहाने से ली गई है। इसके रचयिता, उनके रचयिता के बारे में लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने यहाँ पर बात को एक तरह से किस तरह से बताया है, पेचीदा ढंग से वो बात यहाँ पर कसी गई है, उसके बारे में बताया है। तो कवि क्या कहते हैं, उनकी बात जो है, कवि कहते हैं कि उनकी बात जब पेचीदा हो गई तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। हल ढूंढने के बजाय वह अधिक शब्द जाल में फंस गया। यानी कि वो कहते हैं जब मेरी बात इस तरह से उलझ गई, मेरे शब्द इस तरह से उलझ गए, तो अब मैं हल ढूंढने के बजाय, यानी कि उन सब चीजों का क्या हल निकलेगा, क्या एक तरह से हल होगा, ये समझने के बजाय वो कहते हैं कि मैं और भी उसे कसता चला गया। यानी कि वो जो टेढ़ा फंसा हुआ जो कील था, पेंच था, उसको वो और ज्यादा कसता चला गया, और इससे भाषा और भी कठिन हो गई। यानी कि भाषा में शब्दों को इस तरह से तोड़ा, इस तरह से मरोड़ा, इस तरह से उसको इस तरह से बनाया कि भाषा में जो है यहाँ पर बताया है कि और भी ज्यादा इससे कठिन हो गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जितने तरह के शब्दों का प्रयोग मैंने किया है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग मैंने किया है, तो इससे जो है लोगों को कठिनाई हो रही है। लोगों का प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसकी प्रशंसा
कर रहे हैं शब्दों का के प्रयोग पर। तो वो कहते हैं कि एक तरह से अनुचित रूप से वो कसते चले गए। तो जब अनुचित रूप से वो कसते चले गए, इससे भाषा और भी कठिन हो गई और शब्दों का प्रयोग दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। विशेष क्या है? सबसे पहले तो धैर्य पूर्वक सरलता से काम करने की सलाह दी, यानी कि यहाँ पर आपको साफ साफ कहा गया है कि आपको जो भी काम करना है, किसी भी काम को करने के लिए आपको आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए। तो धैर्य पूर्वक काम करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। वाह वाह, ठीक है, वह मैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पेंच कसने के बिंब से कवि का कथ्य प्रभावी है और बेहतर विशेषण जो है यहाँ पर सटीक है, एकदम सही है। कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मक भाव निहित है। लोकप्रिय उर्दू शब्द बेहतर, कर्तव्य, तमाशबीन, साफ आदि सुंदर मुक्त छंद है। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा काव्यांश भी हमारा क्लियर हो जाता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। और अब हम इसके अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो कवि की क्या कमी थी, कवि को क्या कमी थी, क्या कवि सोच रहा था, कवि के मन में क्या कमी थी? तो देखिए, कवि ने अपनी समस्या को, कवि का जो प्रॉब्लम थी, कवि की जो समस्या थी, जो कमी थी, कि वो कहते हैं कि मैंने किसी भी जो प्रॉब्लम आई थी, जो परेशानी जो आई थी, उसको मैंने ध्यान पूर्वक सुनने के बजाय, उस प्रॉब्लम को मैंने ध्यान पूर्वक समझने के बजाय जो है यहाँ पर अपने धैर्य को उन्होंने खो दिया और एक तरह से यही उनकी सबसे बड़ी कमी थी। पेंच खोलने की बजाय कसना, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए कि पेंच को खोलने के बजाय कसना। जैसे उन्होंने कहा ना कि टेढ़ा फंस गया, टेढ़ा फंसने पर वो कहते हैं कि पेंच जब फंस जाता है तो उसके बाद खोलना, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करो। पेंच खोलने के बजाय कसने, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करो। तो इसका अर्थ यह है कि उस बात को स्पष्ट नहीं किया गया जिसके विपरीत यह शब्द जाल में उलझता गया, यानी कि यहाँ पर उस बात को उजागर नहीं किया गया जिसकी अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे, जैसे यहाँ पर कहा, उस बात को इतना स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिसके विपरीत यह शब्द जाल में उलझा गया है। कवि ने अपने किस कार्य को कर्तव्य कहा? कवि ने अपने किस कार्य को कर्तव्य कहा? तो कवि ने अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे एवं कठिन बनाने को कर्तव्य कहा। कवि ने अभिव्यक्ति के बिना, यानी कि कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, मन में कोई इस तरह के भाव नहीं थे और बिना सोचे समझे ही उलझाने एवं कठिन बनाने का कर्तव्य कहा है। अगला है, कवि ने भाषा को जितना ही बनावटी ढंग से और शब्दों के जाल में उलझाकर शब्दों को कहा और सुनने वालों द्वारा उतनी ही शाबाशी मिली। अगला देखिए, ये वाला काव्यांश हमारा कंप्लीट हो चुका है, इससे भी रिलेटेड हमने प्रश्न जो है कर लिए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट होता है, कहीं पर आपको लगता है कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वो आप जरूर क्लियर करें। अब देखिए, वो कहते हैं कि जो वो पेंच जो है सही सांचे में नहीं बैठा हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, पेंच को वो और कसते चले गए ताकि ये कम से कम बैठ जाए, ठीक है ना, इतना कि वो कम से कम बैठ जाए। तो पेंच को और भी उस रास्ते में कसते चले गए और वो कहते हैं कि आखिरकार वही हुआ। क्या कहते हैं? आखिरकार वही हुआ, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। यानी कि आखिरकार वही हुआ जो जोर जबरदस्ती की गई थी कि नहीं, पेच लगाना है, कसो इसको, कसो कसो, किसी भी तरह से कसो। तो ये जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ियां मर गई, से बात की चूड़ियां मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। और जो बात की चूड़ी थी, जैसे मैंने कहा कि एक जो कील होती है ना, एक पेंच जो होता है उस पर चूड़ियां बनी हुई होती है और वो निश्चित रूप से जब पेचकस से घुमाया जाता है तो प्रॉपर वो अंदर सेट हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं मुझे यही डर था कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और अब वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हारकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। लेखक कहते हैं
कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, और ऊपर से ठीक ठाक, यानी कि ये सब चीजें ऊपर से तो ठीक थी, परंतु अंदर से ना तो उसमें कसाव था, और ना बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह, ठीक है, तो ना तो उस बात में कोई कसाव था ना कोई दिक्कत थी, तो लेकिन बात ने अब एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे, जो कि खेल खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख, वो कहते हैं कि बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझे पसीना देख, तो क्या पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। यानी कि उनको लगा कि बहुत ज्यादा दिक्कत इनको हो गई है, बहुत ज्यादा एक तरह से प्रॉब्लम इनको हो गई, तो वो कहते हैं कि क्या तुमने कभी भी भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। अब देखिए अगला यहाँ पर जो है शब्दार्थ है, कठिन शब्द है। तो जोर, जोर का अर्थ होता है बल। चूड़ी मरना यानी कि पेच कसने के लिए बनी हुई जो चूड़ी पर रिंग्स होती हैं उनका टूट जाना। तथ्य का मुख्य भाव समाप्त होना, यानी कि जो है कसाव, खिंचाव या गहराई। सहूलियत, सहजता या सुविधा। बरताना यानी कि व्यवहार में लाना, ठीक है, बरताना यानी कि व्यवहार में लाना। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी मगर से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं और इस कविता की सहजता की बात कही गई है, और बताया गया है कि चमत्कार के चक्कर में भाषा कैसे दुरूह और अप्रभावशाली हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं व्याख्या में कवि, अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। कवि अपनी बात को कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग, क्योंकि वो कहते हैं मुझे और ज्यादा सुंदर बनाना है, इसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, और ज्यादा मजेदार बनाना है, तो वो कहते हैं कि अपनी बात को कहने के लिए मिलावटी भाषा का प्रयोग करने लगा है। परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था, कि जैसे ही पेच के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ी समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जब वो शब्दों के जाल में उलझता है तो कवि का जो प्रभाव होता है वो नष्ट हो जाता है, कवि की बात का जो प्रभाव होता है वो नष्ट हो जाता है, और धीरे धीरे उसकी अभिव्यंजना भी समाप्त हो जाती है। तो अंत में कवि अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका है और उसे अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया है। जैसे पेच की चूड़ी समाप्त हो जाने पर उसे कील की जगह पर वहीं ठोक दिया जाता है। कवि ने बहुत सारी बातें रखी अपनी, लेकिन उनको लगा कि ये बहुत ज्यादा कठिन हो गया है, बहुत ज्यादा टफ हो गया है, इस तरह से नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने क्या किया, अब उसको वहीं पर ठोक दिया। जिस तरह से बात को वहीं पर खत्म कर दिया जाता है ना, तो उन्होंने कील को, क्योंकि बात की चूड़ी मर चुकी थी और अब बात को कील की तरह बस वहीं पर ठोक दिया। तब ऐसी स्थिति में कवि ने अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती है। अब वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब कविता की जो अभिव्यक्ति होती है वो बाहरी तौर पर तो अच्छी लगती है, परंतु उसमें कोई गहराई नहीं होती, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो इतने ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, तो उसमें कोई भी भाव नहीं होता, कोई भी गहराई नहीं होती, और शब्दों में बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता, ताकत नहीं होती, कविता प्रभावहीन हो जाती है और वह अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे ये जो शब्द है, ये जो भाषा है, किसी शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते कवि से पूछने लगती है कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा। जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना, बड़ों को अगर इस तरह से कहते कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है, छोटे बच्चे तो देखिए दिन भर सुनते रहते हैं, दिन भर डांट खाते रहते हैं, दिन भर हम उन्हें कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन अगर कई बार होता है ना कि बड़े जो है फंस जाते हैं बच्चों के बीच में, तो बच्चे कहते हैं अच्छा तो आपसे ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो अब बिल्कुल जो ये कविता है, ये जो भाषा है, ये शरारती बच्चे के समान, क्योंकि कवि अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी इस भाषा से, तो अब वो वहीं पर उसको जैसे
कील ठोक दी जाती है ना, वैसे ही बात को वहीं पर खत्म करते हैं। तो भाषा एक शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते हुए कवि से कहती है कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सहूलियत से बरतना नहीं सीखा, प्रयोग करना नहीं सीखा? तो देखिए विशेष क्या है, विशेष ये है कि कवि ने सबसे मेन चीज जो है कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग किया है। कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे अलंकार, बहुत सारी चीजें लगाकर उसको आडंबर पूर्ण बना देते हैं और बात का मानवीयकरण किया गया है। देखिए कहा गया है ना कि बात ने शरारती बच्चे के समान, तो शरारती बच्चा मतलब उसका मानवीयकरण किया गया है। ठीक है, कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। देखिए यहाँ पर दोनों की कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है, कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह। जोर जबरदस्ती, ज वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, पसीना पोंछते, प वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार में अनुप्रास अलंकार है और बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है। कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का परिचायक है, मुक्तक छंद है और काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से तीनों के तीनों काव्यांश हमने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर पढ़ लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब ये कुछ प्रश्न हैं जो आप होमवर्क में नोट कर लीजिए इनको, और इस तरह से हमारे दोनों ही जो कविताएं हैं उनके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न एक बार रीड कर देती हूँ कि बात की चूड़ी मर जाने का और बेकार घूमने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। काव्यांश में प्रयुक्त दोनों आयामों के प्रयोग सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है और कवि ने बात ने कवि से क्या पूछा और क्यों। बहुत ही ज्यादा सरल और इजी है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये चैप्टर भी हमारा लगभग यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। केवल पाठ्य पुस्तिका से संबंधित जो प्रश्नों के हल हैं वो यहाँ पर शेष है, और मैं आशा करती हूँ कि अगर आप लोगों को दोनों कविताएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो आप उन पाठ्य पुस्तिका से संबंधित प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं, इजीली हल कर सकते हैं। फिर भी दोनों कविताओं से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, किसी भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।